हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ये दीपा दमानी फ्रॉम दीपशिका कॉमर्स क्लासेस एंड बच्चा आज हमारा कौन सा डे है? डे थ्री ऑफ इनकम टैक्स, राइट। डे थ्री ऑफ इनकम टैक्स। डे वन में हमने पढ़ा था टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमने डे टू में पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स में लगता है इनकम टैक्स पर कब आया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट आया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस टाइप की इनकम पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स ने कहा कि हम इनकम की कमाने के तुम्हारे कितने भी साधन क्यों ना हो, हम तुम्हारा टैक्स तो लगाएंगे सिर्फ 5 हेड्स की इनकम पर। हम वो इनकम को, सारे कमाने के साधनों को 5 हेड में क्लासिफाई कर देंगे। इसके बाद बच्चों आज हमारा आता है डे 3। आज हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंस एक्ट क्या है। और जिस तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस एक्ट को, फाइनेंस एक्ट 2020 में हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, और कितने लोग टैक्स देते हैं, कितने लोग टाइप्स ऑफ टैक्स देते हैं, और उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। ठीक, ये हमारा आज के बच्चा क्या रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम सब पहले तो हमने इनकम पढ़ ली थी, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। इनकम टैक्स में जो भी बंदा टैक्स देता है उसे कहते हैं पर्सन, उसे कहते हैं पर्सन। इनकम टैक्स में जो भी बंदा टैक्स देता है, पहले तो पढ़ेंगे पर्सन की डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे असेसी की डेफिनेशन। पर्सन और असेसी की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले पर्सन में क्या क्या कौन कौन आते हैं। देखो एक बात बताती हूँ, इनकम बहुत लोग कमाते हैं। मंदिर भी इनकम कमाता है, मस्जिद भी इनकम कमाता है, गुरुद्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट, सारे लोग क्या कमाते हैं बच्चों, इनकम कमाते हैं। अब इनकम तो कमाया जाता है, इनकम बहुत लोगों के द्वारा कमाया जाता है, लेकिन इनकम को क्या जानवर भी इनकम कमाता है? हाँ, देखा जाए तो एनिमल भी इनकम कमाता है। आप हॉर्स रेस और कैमल रेस आप लोगों ने देखी होगी बच्चों, तो वहां पे जानवर भी क्या करता है, इनकम कमाता है। लेकिन जानवर इनकम सोचने की बात है, क्या जानवर को छोड़ दिया जाए, हॉर्स या कैमल को, क्या अपने दिमाग से इनकम कमाएगा? नहीं, वो कभी भी अपने दिमाग से नहीं कमाता। उसका जो राइडर रहता है, इट मीन्स उसका केयरिंग पर्सन जो रहता है, उसको अपने हिसाब से डायरेक्ट करता है कि इस तरीके से तू रेस में दौड़, तो वो कमाता है। देखा जाए तो उसका दिमाग उसका जानवर का नहीं रहता, एनिमल का नहीं रहता, दिमाग उसके केयर टेकर का रहता है, उस पर्सन का रहता है, उसके ऑनर का रहता है। तो इनकम टैक्स में कहा गया कि भैया पर्सन विल बी क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरी में पर्सनों को डिफाइन किया गया। 7 लोगों को कैटेगरी में पर्सनों को क्या किया गया बच्चों, डिफाइन किया गया। इनकम विल बी क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज में बच्चों इनकम को क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है 7 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी क्या आती है, बोलो बच्चों, पहली कैटेगरी क्या आती है? पहली कैटेगरी आती है इंडिविजुअल। अब कौन होता है इंडिविजुअल? सुनो, इंडिविजुअल अगर कमाता है, ऐसा बंदा जो बाय बर्थ पैदा हुआ हो, जैसे मैं हूँ, आप हो, ऐसे राम श्याम मोहन सोहन, अगर ये लोग कमाएंगे तो उसके ऊपर क्या देंगे, टैक्स देंगे, उसे कहते हैं इंडिविजुअल। दूसरा पर्सन आता है, पर्सन को डेफिनेशन में दिया गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब फैमिली बिजनेस। अगर आप एक फैमिली बिजनेस में हो, अगर आप एक फैमिली बिजनेस में हो, आपका जो बिजनेस में आप एंट्री ले रहे हो, या आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बाय बर्थ ले रहे हो, मतलब एक फैमिली बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस है जिसको आपका कोई भी मेंबर क्या बनता है, अगर उस फैमिली में पैदा होता है तो मेंबर बनता है। अगर उस मेंबर में, अगर वहां वो पैदा नहीं होता है तो वो फैमिली बिजनेस में पार्टनर या मेंबर नहीं बन सकता, तो उसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमारे इंडिया में एक कॉमन पर्सन को स्टेटस को डिफाइन किया गया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर बना जाता है बाय बर्थ। लड़की बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबर होती है, बिल्कुल यस, वो भी बाय बर्थ होती है। लेकिन मैडम लड़की की तो फिर शादी हो जाती है। अरे भाई, लड़की की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से वो ऑटोमेटिक हट जाती है, और फिर कहीं और जहाँ उसकी शादी होती है वहां वो उसका मेंबर बन जाती है। तो फिर मैडम लड़के की शादी होती है, तो लड़के की शादी होती है, डॉटर इन लॉ आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, एचएफ की मेंबर बन जाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में या तो बाय बर्थ, या लड़की की अगर शादी होगी इन लॉज के फॉर्म में आती है तो ही मेंबर बनती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में मेंबर नहीं बन सकता है।
ठीक, तो पहला टैक्स देने वाला पर्सन इंडिविजुअल, जैसे आप और मैं, अगर हम इनकम कमाएंगे तो टैक्स देंगे। दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा है बच्चों कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। कोई भी पर्सन अगर अपने बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट करना चाहता है तो अपने आप को आरओसी में जाके रजिस्टर्ड करवा ले इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, व्हाटएवर। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरी भी तरीके की कंपनी होती है, तो रजिस्टर्ड करवा दें। आप आरओसी में रजिस्टर्ड हो जाओगे, फिर आप शेयर कैपिटल इशू कर पाओगे और अपना बिजनेस करोगे। जब आप बिजनेस करोगे तो आप अपना प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट पे टैक्स दोगे और टैक्स का स्टेटस क्या होगा, आप कौन से पर्सन के स्टेटस को फॉलो अप करोगे, आप कंपनी को फॉलो अप करोगे। ठीक, उसके बाद अगर पहला बंदा टैक्स देता है इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, चौथा होता है बच्चों पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बच्चा क्या स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव मकसद होता है। सभी मिलकर साथ में मिलकर काम करते हैं, सभी के पार्ट पर कोई भी एक बंदा काम करता है, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। याद है पार्टनरशिप फर्म हम एंट्रेंस में पढ़ के आए थे, एंट्रेंस एग्जाम में। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them is acting for all, उसे कहते हैं बच्चों हम पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों ध्यान से सुनो, चार तो हो गए नॉर्मल है, इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म। अब एओ लोकल अथॉरिटी, पहले मैं आती लोकल अथॉरिटी में। लोकल अथॉरिटी का अपना ही अलग स्टेटस है, वो पर्सन को डिफाइन करता है। जैसे नगर निगम हो गई, नगर पंचायत हो गई, नगर परिषद हो गई, ये बच्चा अपने स्टेटस, पर्सन कौन से स्टेटस में आते हैं, लोकल अथॉरिटी, नगर पंचायत वगैरह सब लोकल अथॉरिटी में आते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड एजेपी। 7 लोग पर्सन होते हैं, पर्सन 7 लोग, टैक्स 7 लोग देते हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, 5 हो गए। 2 है एओपी बीओआई। एओपी बीओआई का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद आता है एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, जिसे कहते हैं एजेपी। आते हैं सबसे पहले एओपी और बीओआई पे। मैडम एओपी और बीओआई क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। हम लोग सुनो ध्यान से, अपन सब लोग किसी सोसाइटीज में रहते हैं। सोसाइटीज आपका मंथली कंट्रीब्यूशन लेती है, बोलो लेती कि नहीं लेती मंथली कंट्रीब्यूशन। मंथली जब आपसे क्या लिया जाता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी पर मंथ 1000 कंट्रीब्यूशन करती है और सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम होता है। अब बेटा जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मल्टी में 100 घर है, तो 100 घर है तो सोसाइटी को कितना मिलेगा बच्चों, बोलो सोसाइटी को कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब सोसाइटी को 1 लाख मिलेगा, जरूरी नहीं है ना कि 1 लाख एक महीने में पूरा खर्च हो जाए। सोसाइटी ने 80,000 रुपए खर्च कर डाले, क्या 20,000 रुपए हम सब लोगों को वापस करेगी सेविंग? नहीं। उस 20,000 रुपए का क्या बनाएगी बेटा, फंड बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों, उस 20,000 का क्या बनाया जाएगा, फंड बनाया जाता है। जब भी सोसाइटी 20,000 रुपए से फंड बनाएगी तो कहीं ना कहीं इसकी सेविंग है, कहीं ना कहीं वो इनकम को फॉर्म को तो डिनोट कर रही है। अरे भाई ठीक है, इनकम के फॉर्म को वो डिनोट कर रही है, आई एग्री, वो इनकम के फॉर्म को डिनोट कर रही है, बट वर्ड आता है क्या, इसको टैक्स देना चाहिए, तो फर्दर फ्यूचर में क्या करेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्चा करेगी। बेटा इसके बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो बोला गया अगर सोसाइटियां वगैरह आती हैं तो वो उनका स्टेटस होता है एओपी या बीओआई। अब मैडम एओपी क्या, बीओआई क्या? एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का मतलब होता है बच्चों बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब सुनना ध्यान से, बोला गया ग्रुप ऑफ द पर्सन, ग्रुप ऑफ द पर्सन, ग्रुप ऑफ द पर्सन जो अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करे, उसे कहते हैं एओपी। पर्सन मतलब क्या, ग्रुप ऑफ द पर्सन, उस पर्सन में इंडिविजुअल भी मेंबर है, कंपनी भी मेंबर है, फर्म भी मेंबर है, व्हाटएवर जितने लोग हैं सब मेंबर है, उसे कहेंगे एओपी। और बीओआई मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ मात्र इंडिविजुअल मेंबर है, उसे कहेंगे बच्चों बीओआई। अब सुनो ध्यान से, जैसे हमारी सोसाइटी में दुकान भी मेंबर है, शॉप से नीचे वो भी क्या है, मेंबर्स है। अब शॉप कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई है तो हमारी सोसाइटी किस में कवर हो जाएगी, एओपी में। एक ऐसा अपार्टमेंट है जहाँ पे शॉप्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल रहते हैं और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो क्या है, बीओआई। बेटा एओपी और बीओआई में बस याद रखना, इनका मकसद कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, इनका मकसद वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर होता है, अपने मेंबर का वेलफेयर करना होता है, वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर होता है। समझो चीजों को, अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना होता है। तो कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट मींस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो अपने मेंबर्स का वेलफेयर चाहते हैं, वो भी उनका स्टेटस क्या कहलाता है, एओपी और बीओआई कहलाता है। आ जाओ,
अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान ये लगाओ कि एक बात बताओ मुझे प्रैक्टिकली, क्या मंदिर कमाता है? बिल्कुल। मंदिर का भी मकसद क्या है? टेम्पल। टेम्पल का मकसद क्या होता है? वेलफेयर करना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, व्हाटएवर, इनका मकसद क्या होता है? वेलफेयर करना। अब चलो, एक मंदिर है, सुनना ध्यान से, एक टेम्पल है, इस टेम्पल में मैं कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, दान दे रही हूँ, डोनेशन दे रही हूँ, ये मंदिर मेरे को एंटरटेन करेगा? बिल्कुल एंटरटेन करेगा, क्योंकि मैंने 10,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल डोनेशन दिया। तुम लोगों में से एक बंदा जाता है इस मंदिर में मत्था टेकने। अब मत्था टेकने जाता है, क्या मंदिर तुम लोगों को मना करेगा? सोचो, मंदिर नहीं करेगा तुम लोगों को बच्चों मना। तुम लोगों, क्या मंदिर प्रसाद दे रहा है? मंदिर इस बंदे को, जिसने, इसका नाम है राम, इसको क्या मना करेगा? नहीं, इसको मंदिर कभी भी क्या नहीं करेगा बच्चों? मना नहीं करेगा। तो जब मंदिर किसी को भी क्या नहीं करेगा? मना नहीं करेगा, तो बेटा उसे कहेंगे एजेपी। जो पर्सन, तो मैडम ये भी तो एओपी बीओई आ सकता है? नहीं, एओपी और बीओई और एजेपी में फर्क है। एओपी में मकसद होता है केवल अपने मेंबर का वेलफेयर करना, जैसे मेरी सोसाइटी तुम्हारा वेलफेयर नहीं करेगी, तुम्हारी सोसाइटी मेरा वेलफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप किस में कवर होते हैं? मंदिर, मस्जिद वगैरह, उनका मकसद सोशल वेलफेयर होता है। तो जो भी बंदे 6 कैटेगरी में नहीं आते और उनका मकसद सोशल वेलफेयर हो, समाज सेवा, जिन लोगों को मेंबरों का वेलफेयर नहीं, सबका वेलफेयर करना हो, तो बच्चा वो कवर होते हैं एजेपी में। और हालांकि इन दोनों का मकसद प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, लेकिन इनका मकसद वेलफेयर ऑफ क्या होता है बच्चों? इनका मकसद वेलफेयर ऑफ मेंबर होता है, इनका मकसद वेलफेयर ऑफ मेंबर होता है, और इनका मकसद वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होता है, समझे? ठीक। और बाकियों का मकसद वेलफेयर करना नहीं होता, बाकियों का मकसद प्रॉफिट मोटिव होता है। तो हमारे इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स देता कौन है? पर्सन। पर्सन को डिफाइन किया गया 7 कैटेगरीज में। इंडिविजुअल, बाय फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली बिजनेस होना चाहिए, कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, मकसद प्रॉफिट मोटिव है, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद। इसके बाद बच्चा कौन आता है? इसके बाद आते हैं एओपी बीओई। एओपी यानी ग्रुप ऑफ द पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिनका टारगेट क्या है? वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर का वेलफेयर करना। ऐसे पर्सन जिनका वह मकसद प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वेलफेयर मोटिव होता है, लेकिन वेलफेयर मोटिव होता है अपनी केवल मेंबरों का वेलफेयर नहीं करना, समाज सेवा करना, वो कवर होते हैं एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर इन अबव 5 कैटेगरी। अब चलो सुनो ध्यान से, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई और आईसीएसआई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आईसीएआई और बच्चों आईसीएसआई किस में कवर होता है? बच्चों आईसीएआई इंडिविजुअल नहीं है, तो एचयूएफ नहीं है। मैं बता दूं, आईसीआई और आईसीएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है, एओ लोकल अथॉरिटी भी नहीं है। अब आइडेंटिफाई करते हैं वो एओपी बीओआई या एजेपी है, थोड़ा सा सोचो। वो एओपी बीओआई होती है जब उसका मकसद अपने मेंबर का वेलफेयर करना होता है, जैसे आईसीआई की मैं मेंबर हूँ, मेरा वेलफेयर करती है, मैं फंड देती हूँ, मेरा वेलफेयर करती है। आईसीआई के तुम मेंबर हो, स्टूडेंट मेंबर है, तो स्टूडेंट का भी वेलफेयर करती है। लेकिन आईसीआई हम लोगों के मेंबरों के अलावा गवर्नमेंट को भी सजेशन देती है, टाइम टू टाइम पे सेमिनार, वेबिनार कंडक्ट करवाती है, लोगों की अवेयरनेस के लिए काम करती है। तो बस बच्चों, आईसीआई देखो 5 तो नहीं है, प्रॉफिट मोटिव में नहीं आ रही, तो आईसीआई एओपी बीओआई नहीं हो सकती, क्योंकि आईसीआई का मकसद मेंबर के अलावा बाकी का भी वेलफेयर करना है। तो आईसीआई किस में आती है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। समझ आया बच्चों? लोकल बहुत कंफ्यूजन होता है, एओपी बीओई की एजेपी, बाकी तो सारी चीजें समझ आ जाती हैं। ठीक, देखो बेटा, लोकल अथॉरिटी एओपी बीओई सिर्फ वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर होता है, और एजेपी, एजेपी लोकल एजेपी केवल क्या होता है? बोलो बच्चों, एजेपी में क्या क्या कवर होता है? एजेपी में क्या कवर होता है? जिनका मकसद समाज सेवा करना हो, जिनका मकसद समाज सेवा करना हो। तो पर्सनों को कितने पार्ट में क्लासिफाई करता है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स कहता है टैक्स तो कितने लोग देंगे? 5 लोग, सॉरी, टैक्स तो कितने लोग देंगे? 7 लोग। पहला इंडिविजुअल, दूसरा अच्छा, तीसरा पार्टनरशिप फॉर्म, चौथा कंपनी, पांचवा लोकल अथॉरिटी, छठवा एओपी बीओई जिनका मकसद केवल वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर होता है, सातवां एजेपी जो कवर नहीं होते, जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए,
ICAI हो गया, ICSI हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया। ये एजेपी में बेटा क्या होते हैं, ये एजेपी में क्या होते हैं, कवर होते हैं। बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI बच्चा ये कंपनियां हैं। ये SBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करते हुए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो बेटा ये क्या है, कंपनीज है। तो बैंकिंग हमारा स्टेटस कंपनी है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना बच्चों, सुनो। अब हमने कहा कि देखो हम लोग एंट्रेंस में पढ़ के आए, CA फाउंडेशन में या CA CET में पढ़ के आए थे कि कंपनियां बहुत तरीके की होती है। इंडियन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, व्हाटएवर। इनकम टैक्स कहता है कंपनी से तुम अपनी डेफिनेशन अपने पास रखो। हमारी डेफिनेशन में दो तरीके की कंपनियां होती हैं। पहली कंपनी होती है बच्चों इंडियन कंपनी, और दूसरी कंपनी होती है बेटा कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी। अब क्या डिफरेंस है इंडियन कंपनी और क्या डिफरेंस है फॉरेन कंपनी में। इंडियन कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, यहाँ तो पुराने टाइम पे हमारा चलता था 1956 और अब है 2013। यहाँ तो 1956 में रजिस्टर्ड हो, 13 में कन्वर्ट हो गई हो, या 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गई हो, रजिस्टर्ड हो गई हो, वो कहलाती इंडियन कंपनी। और उसका रजिस्टर ऑफिस और उसका बच्चों रजिस्टर ऑफिस कहाँ हो, इंडिया में। देखो इंडियन कंपनी मीन्स द इंडियन कंपनी, पहले इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडिया में इंडियन एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, यानी कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, और दूसरा उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ हो, इंडिया में हो। ठीक है, वो कंपनी कहलाती है बच्चा इंडियन कंपनी। देखो द कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द एनी लॉ ऑफ कंपनी। वर्ड एनी लॉ ऑफ कंपनी क्यों बोला गया, एनी लॉ क्योंकि हमारे यहाँ दो लॉ चलते थे, कंपनी एक्ट 1956 और अब आया कंपनी एक्ट 2013, विच वॉज जो उस समय इनफोर्सेबल था लॉ में। तो पहले 1956 था, अब 2013 हो गया, और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ हो, इंडिया में हो, उसे कहते हैं इंडियन कंपनी। इनकम टैक्स कहता है भैया हम तो कंपनी को केवल दो पार्ट में डिफाइन करेंगे, एक करेंगे इंडियन कंपनी और दूसरा बच्चा कौन सी कंपनी करेंगे, फॉरेन कंपनी। चलो बच्चों अब आते हैं हम अपनी किस पे कंपनी पर, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो इंडिया के हिसाब से मतलब जो इंडियन कंपनी ना हो, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो। तो मैडम सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कंट्री कंपनियां हैं अदर देन इंडियन कंपनी, सारी फॉरेन कंपनियां। हाँ, तो क्या सभी फॉरेन कंपनियां UK USA जितने भी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की कंपनियां इंडिया में आके टैक्स देंगी? वाह रे वाह, अगर इंडिया में ऐसा काम होना लगे तो इंडिया तो अमीर देश बन जाए। ऐसा नहीं होता। देखो बेटा बोला गया फॉरेन कंपनी मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, बट इंडिया में ऑपरेट होती है, ऑपरेट इन इंडिया, ऑपरेट इन इंडिया। क्या ऐसा होता है? बहुत कुछ होता है। सारी MNCs मल्टीनेशनल कंपनियां कौन सी है, बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन इंडिया में क्या है, ऑपरेट होती है। हुंडई ले लो, होंडा ले लो, व्हाटएवर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड तो बाहर है लेकिन इंडिया में क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं, उसे कहते हैं फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसका प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड तो बाहर है लेकिन ऑपरेट कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है, उसे कहेंगे फॉरेन कंपनी। सारी फॉरेन कंपनियों पर टैक्स नहीं लगता, वही फॉरेन कंपनियों पर टैक्स लगता है जो इंडिया में क्या होती है बच्चों, ऑपरेट होती है। तो पर्सन टैक्स कितने लोग देते हैं भैया, बोलो टैक्स कितने लोग देते हैं, टैक्स देते हैं पर्सन। पर्सन विल बी क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरी, सेक्शन 231, सेक्शन 231। अब आ जाओ हर पर्सन। सेकेंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो भी पर्सन कमाएगा, कमाने को इनकम टैक्स से कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 5, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, और बेटा क्या कर दिया, अदर सोर्स। अब कमाना कब है, टैक्स कब देना है। देखो हमारा साल जो है कैलेंडर ईयर भी होता है, ध्यान से सुनना, हमारा साल कैलेंडर ईयर भी होता है और फाइनेंशियल ईयर भी होता है। और कई लोग दिवाली से दिवाली, कई लोग होली से होली भी अपना साल मेंटेन करके चलते हैं। इनकम टैक्स कहता है मुझे नहीं मतलब अकाउंट से, मुझे नहीं मतलब किसी और लॉ से, या मुझे नहीं मतलब किसी भी कस्टम से, कस्टम यानी धर्म से, मुझे नहीं मतलब है। मेरा साल स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मेरे हिसाब से ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। बिल्कुल, आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी कुछ कमाओगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी कुछ कमाओगे, उस कमाई गई इनकम पर टैक्स देना, उस कमाई गई इनकम पर टैक्स देना। ठीक है भैया, अब टैक्स कब देना है, जैसे आज मैं फॉर एग्जांपल दिसंबर में बैठी हूँ, दिसंबर 2020 में बैठी हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं 8 दिसंबर में बैठी हूँ बच्चों, 8 दिसंबर को मैं बैठी हुई हूँ 2020 में, 8 मेरे पास कलेक्शन आया।
आज मेरे पास बच्चों क्या आया, कलेक्शन आया 3 लाख रुपए का, तो 9 तारीख को मैं जाके टैक्स दे आऊं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा आपका फाइनेंशियल ईयर है। नहीं, सुनो, टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन एनुअल इनकम। बच्चों टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन, बेटा टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन क्या होगा बच्चों, एनुअल इनकम। अब व्हाट इज द एनुअल इनकम? सबसे पहले एनुअल इनकम विल बी कंसीडर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। कहाँ से कंसीडर की जाएगी? फाइनेंशियल ईयर से कंसीडर की जाएगी। इट मीन्स अगर कोई बंदा 1 अप्रैल 2020 से कमाता है 31 मार्च 2021 तक जो कमाएगा, ये है बच्चा उसकी एनुअल इनकम। ये है बच्चा उसकी एनुअल इनकम 2020 से 21 तक कमाएगा, यानी 20-21 में जो कमाएगा उसके ऊपर बेटा क्या देगा? बिल्कुल टैक्स देगा। अब मैडम टैक्स कब देगा? अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में देगा। इतना टाइम है लोगों के पास क्या? नहीं। बोला क्या पूरे साल भर में कमाओ, उस साल भर में कमाई गई इनकम पर अगले साल में टैक्स दो। अब अगला साल कमाओ 20-21 में, और उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन जब तुम्हारा साल खत्म हो जाए ना, तो तुमने पूरे साल में जो इनकम कमाई ना उसको कंप्यूट करो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जैसे 15 से 17 में सैलरी की इनकम, भाई भैया आप पूरे साल में मिल जाए ना सैलरी की इनकम, तो साल खत्म होने के बाद अगले साल में, अगला साल क्या है भैया 21-22 में उसका सैलरी का कंप्यूटेशन करो। मुझे कितनी सैलरी मिली, मेरी कितनी सैलरी कटी, मेरे कितने अलाउंसेस थे, मेरे कितने पर्क्स थे। फिर दूसरी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पूरे साल भर में रेंट लेते चलो। फिर आप कंप्यूट करो कितने साल मकान खाली रहा, कितना टाइम, क्योंकि बीच में महीनों में मकान खाली भी होता है, ठीक है। लेकिन कमाओ 20-21 में शांति से, दिमाग में टेंशन लेके मत कमाओ कि भाई टैक्स देना है, ठीक है। इस कमाई गई इनकम पर अगले साल में अपने टैक्स का कंप्यूटेशन करो। अब सुनो, अगले साल में टैक्स का कंप्यूटेशन करो। अब टैक्स का कंप्यूटेशन अगले साल करो, कोई दाल भात तो नहीं कि भैया एक क्या किया, एक दिन में हमने सारी इनकम कैलकुलेट कर दी। टाइम लेता है, गवर्नमेंट टाइम देता है आपको, तो बोलता है एक काम करो, जिस ईयर में आप कमाओ उस ईयर की कमाई गई इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में करो। टैक्स का कैलकुलेशन उस ईयर में मत करो, नेक्स्ट ईयर में करो। तो बेटा इनकम टैक्स कहता है जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, जिस ईयर में आप इनकम को क्या करते हो, अर्न करते हो बच्चों, उसे कहते हैं प्रीवियस ईयर। उसे क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। और जिस इनकम में प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हो, टैक्स कैलकुलेट ऑन प्रीवियस ईयर इनकम, टैक्स कैलकुलेट ऑन प्रीवियस ईयर इनकम, उसे कहते हैं बच्चों असेसमेंट ईयर। उसे कौन सा ईयर कहा जाता है बच्चों? असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में इनकम अर्न करो उसे कहोगे प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उस कमाई गई इनकम पर टैक्स कैलकुलेट ऑन प्रीवियस ईयर इनकम उसे कहेंगे असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को आप शॉर्ट में एग्जाम में भी पीवाई लिख सकते हो, और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में एवाई लिख सकते हो। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं प्रीवियस ईयर, मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की इनकम, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की इनकम पर मैं जो कमाऊंगी ये मेरा होगा प्रीवियस ईयर। तो मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 20-21। क्या टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ करूंगी? नहीं, टैक्स का कैलकुलेशन अगले साल करूंगी, अगले साल यानी 21-22, तो 21-22 हो गया असेसमेंट ईयर। अब क्या मैडम एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। पिछले साल में मैंने इनकम कमाई होगी, आंसर इज यस। प्रीवियस ईयर मेरा कौन इनकम कमाई होगी, कमाई गई वाले इनकम को प्रीवियस ईयर कहते हैं ना, 19-20। तो 19-20 का टैक्स बच्चों कब कैलकुलेट करूंगी? बोलो 19-20 का टैक्स कब कैलकुलेट करूंगी? असेसमेंट ईयर। 19-20 का टैक्स कब कैलकुलेट करूंगी? अगले साल। अगला साल बेटा कौन सा ईयर कहलाएगा? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा कहलाएगा? असेसमेंट ईयर बच्चों कहलाएगा 21-22, ठीक है। असेसमेंट ईयर कौन सा कहलाएगा? 21-22। तो प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिसमें इनकम को क्या किया जाता है? अर्न किया जाता है। और असेसमेंट ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसमें उस कमाई गई इनकम पर क्या दिया जाता है बच्चों? टैक्स दिया जाता है। उस कमाई गई इनकम पर क्या दिया जाता है डियर? टैक्स दिया जाता है। इधर देखो, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। अब बताऊंगी हमारे लिए कौन सा ईयर है। देखो, this means a period, assessment year means the period of 12 months commencing from 1st April every year. 1st April every year, 1st April बेटा क्या है? every year, every year। आप जो देखो बच्चों, हमने कहा प्रीवियस ईयर मतलब
और असेसमेंट ईयर मतलब जिसमें टैक्स को क्या किया जाए, दिया जाए, जिसमें टैक्स को क्या किया जाए भैया, दिया जाए। अब टैक्स को कैसे दिया जाए, इधर देखो, मैं अगर प्रीवियस ईयर 20-21 में कमा रही हूँ तो 20-21 में कमाई गई इनकम पर टैक्स बच्चों में कब दूंगी, बोलो, टैक्स में कब दूंगी, 21-22 में। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें इनकम कमाई जाए और गवर्नमेंट को टैक्स, गवर्नमेंट आज इस साल की कमाई पर इस साल टैक्स नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है तुम टैक्स का कैलकुलेशन करो। तो जिस ईयर में कमाई गई इनकम पर टैक्स दिया जाए उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। यही है ना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, असेसमेंट ईयर कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर और कौन सा क्या होगा, असेसमेंट ईयर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे लिए, कौन सा प्रीवियस ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर, क्योंकि हर साल कमाते हो वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर हो गया, और वो उस जिस साल में कमा रहे हो वो पिछले साल की कमाई गई इनकम के लिए क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। जैसे अगर प्रीवियस ईयर 19-20 है तो कमाओ 20 प्रीवियस ईयर में, तो उसका टैक्स कब दोगे गवर्नमेंट को, असेसमेंट ईयर में 20-21 में। तो क्या 20-21 में नहीं कमाओगे क्या, बिल्कुल 20-21 में कमाओगे तो 20-21 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और इसका टैक्स दोगे असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर 21-22 में। फिर तुम 21-22 में नहीं कमाओगे, फिर कमाओगे। हर ईयर प्रीवियस ईयर अपने लिए होता है, कमाने के लिए होता है, पिछले साल के लिए वो क्या हो जाता है, असेसमेंट ईयर। अब प्रॉब्लम ये आती है हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है और कौन सा असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है, तो सुनो वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमारा अटेम्प्ट जून है, बोलो हाँ, बिल्कुल। अपना अटेम्प्ट जून 2021 है, बिल्कुल। जब अपना अटेम्प्ट बच्चों जून 2021 है तो तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे पास जून 21 में अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है अपनी 21-22 की इनकम लेके, क्या तुम उसको कैलकुलेट करके दोगे, तुम्हें सीए हो तो क्या तुम उसको कैलकुलेट करके दे दोगे? तुम बोलोगे भाई साहब जी 21-22 कंप्लीट हो जाने दो, 1 अप्रैल 21 स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन तुम्हारा 31 मार्च 2022 खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा एनुअल डाटा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट हमसे एनुअल डाटा पर टैक्स लेती है। तो तुम जून 21 में बैठे हो, तुम्हारे पास अगर तुम्हारा क्लाइंट आता है, ध्यान से सुना, तुम्हारा क्लाइंट आता है 1 अप्रैल मार्च से 31 मार्च 2021 की इनकम लेके आता है, 20-21 की इनकम लेके आता है, क्या एनुअल डाटा कंप्लीट हो गया उसका, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो तुम अपने क्लाइंट की कौन से डाटा का एंटरटेन करोगे, 20-21 के डाटा का एंटरटेन करोगे, यानी वो उससे पूछोगे भाई साहब जी तुमने 20-21 में कितना कमाया। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल हो गया, 20-21, और असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल हो गया, 21-22। आप अपने डाटा, क्लाइंट का डाटा 20-21 का पूरे साल भर का ले लो और उसके ऊपर कैलकुलेशन गवर्नमेंट को टैक्स कब दो, 21-22 में दे दो। फिर मैडम कई बच्चों का अटेम्प्ट दिसंबर पड़ेगा, दिसंबर 2021। अब सुनो दिसंबर 2021 की कहानी देखो ना, दिसंबर 2021, क्या तुम्हें अगर कोई डाटा 21, देखो इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर के ऊपर तो बात ही नहीं करता, क्या तुम्हें 21-22 का डाटा दिसंबर 21 में मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो तुम्हें कौन सा डाटा मिलेगा, 20-21 की कमाई की इनकम का डाटा मिलेगा। तुम उसका कंप्यूटेशन कब करोगे, 21-22 में। तो तुम्हारे लिए बच्चों प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है, आपके लिए प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर बच्चों कौन सा एप्लीकेबल है, 20-21, और असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल है बच्चों, 21 और 22। समझो चीजों को, प्रीवियस ईयर 20-21 अवेलेबल है और 21-22। मैडम 19-20 क्यों नहीं एप्लीकेबल है, वो भी देख लेते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20, ठीक है, 19-20, और असेसमेंट ईयर है कौन सा बच्चा, 20-21। तुम्हारे एग्जाम कब है, तुम्हारे देखो हर चीज 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ये 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, और ये 31 मार्च 21। तुम्हारे एग्जाम कब है बच्चों, जून 21 में। तुम्हारे एग्जाम है भैया जून 21 में, तो जून 21 में तुम अपने कौन से डाटा को, कौन से क्लाइंट के डाटा को सर्व करोगे, कौन सा डाटा तुम्हारे पास आएगा, 20-21 का डाटा आएगा। तो 20-21 का डाटा यानी 20-21 का डाटा यानी प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम का डाटा आएगा। तो इसीलिए बेटा ध्यान से सुनो, जो भी अटेम्प्ट पड़े उससे पहले की मैं एक कट ऑफ डेट 31 मार्च जो खत्म होती हो, जैसे हमारा है जून 2021 अटेम्प्ट, तो 31 मार्च हमारा खत्म कब होगा, 21। तो उससे पहले की जो जून कट ऑफ डेट खत्म होती है वो हमारा होता है प्रीवियस ईयर है 20-21 की डाटा का कंप्यूटेशन जून में भी पॉसिबल है और दिसंबर 21 में भी पॉसिबल है। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर 2020 और
2021 अवेलेबल है, हम अपने क्लाइंट का कौन सा डाटा सर्व करेंगे, 2021 का डाटा। लेकिन 2021 का डाटा सर्व कब करेंगे, 2021 का डाटा बेटा हम कब सर्व करेंगे, जल्दी बताओ। 21-22 में। कैलकुलेशन गवर्नमेंट को टैक्स कब दोगे, 21-22 में। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए ना बाबा ना, प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें इनकम को कमाया जाए। और असेसमेंट ईयर मतलब, असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिसमें इन गवर्नमेंट की कमाई गई इनकम पर गवर्नमेंट को सॉरी हमारी कमाई गई इनकम पर गवर्नमेंट को क्या दिया जाए, टैक्स दिया जाए। ठीक है, तो जिन बच्चों का टाइम जून 2021, दिसंबर 2021, मई 2021, सी एंटर वालों के लिए 21 है ना, एंड नवंबर 2021 है, उनके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है बेटा। इससे पहले याद करो, इससे पहले कौन सा 31 मार्च मेरे लिए कंप्लीशन पे है, मेरा कंप्लीशन 31 मार्च 2021 है, तो मेरे इनके लिए हमारा प्रीवियस ईयर 2020-21, यानी कौन सा डाटा उठाओगे 2021 का, कंप्यूटेशन कब करोगे 21-22 में, गवर्नमेंट को टैक्स कब दोगे 21-22 में। तो ये कहानी हुई हमारे प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। टैक्स कितने लोग देते हैं, टैक्स देते हैं 7 लोग, 7% टैक्स देंगे, 7% टैक्स देंगे अपनी कमाई गई इनकम पर। इनकम को हमने बांटा है 5 पार्ट में, और हमने आज पढ़ा डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर और डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर। एक चीज और बेटा, जिस साल में इनकम कमाते हो उस कमाई गई इनकम पर टैक्स आप असेसमेंट ईयर में देते हो, ये मैंने अभी बताया 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21। अब प्रीवियस ईयर 20-21 में हमने कहा था, याद करो, निर्मला सीतारमन जी इनकम टैक्स एक्ट में जो चेंजेस लाने होती है वो लाती कहाँ पर है, फाइनेंस एक्ट में। याद है ना, कहाँ लाती है, फाइनेंस एक्ट में। हर प्रीवियस ईयर का मतलब अगर आप जब इनकम कमाओगे ना, तो कमाने के टाइम पे ही आपको इनकम टैक्स का लॉ मालूम होना चाहिए कि इस पर इनकम पर कैसे टैक्स देना है। कमाने के टाइम पर ही मालूम होना चाहिए, कमाने के बाद नहीं मालूम होना चाहिए अरे गवर्नमेंट ने तो मेरी कमाई की इनकम पर इतना टैक्स नया अमेंडमेंट कर दिया, मैंने कमा लिया, बाद में पता लगा रहे इस इनकम पे ऐसा टैक्स लगेगा। नहीं, कमाने से पहले ही आपको मालूम होना चाहिए, कमाने से पहले ही आपको मालूम होना चाहिए मैं जो कमा रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो गवर्नमेंट बेटा हर प्रीवियस ईयर की इनकम का पहला फाइनल बजट लाती है फरवरी में। जैसे हमारे लिए प्रीवियस ईयर 20-21 अवेलेबल है, तो इसका बजट आया होगा फेब 2020 में। तो बच्चों अपने लिए उसे कहते हैं फाइनेंस एक्ट, उसे कहते हैं फाइनेंस एक्ट। तो हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। ये बजट आया, बजट किसके लिए आता है, प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए। तो आप कमाओ प्रीवियस ईयर में 2020-21 में, और उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दो अगले साल यानी 2021-22 में। आप गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या दे दो बच्चों, टैक्स दे दो। कमाओ फाइनेंस एक्ट 2020 में, और प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में बच्चा क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो हमारे लिए फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल है, वेरी सिंपल। अब जो बच्चों के एग्जाम अभी चल रहे हैं, अभी फॉर एग्जाम नवंबर में, आप सोचो नवंबर, ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुनना, जिन बच्चों के एग्जाम नवंबर और दिसंबर अभी 2020 चल रहा है हुए हैं, क्या वो अपने क्लाइंट का 20-21 का डाटा सर्व कर पाएंगे? नहीं भैया, 20-21 खत्म ही कहाँ हुआ, 20-21 स्टार्ट तो हो गया, उससे खत्म नहीं है। तो इससे पहले की 31 मार्च कौन सी है डियर, 31 मार्च 2020। तो बेटा उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या था, 19-20, और वो कंप्यूटेशन अपने क्लाइंट का कब करेंगे, 20-21 में। जैसे आज दिसंबर है, दिसंबर में मैं अपने कुछ क्लाइंट से मैंने टैक्स ऑडिट करना होगा, अब कौन सा में, दिसंबर 20 में, 20-21 का तो नहीं करूंगी ना, क्योंकि 20-21 का सामने वाले के पास पूरा डाटा ही अवेलेबल नहीं है, एनुअल इनकम का पूरा डाटा अवेलेबल है ही नहीं, करें क्या। तो मैं अपने क्लाइंट, कौन से क्लाइंट के डाटा को सर्व करती हूँ, प्रीवियस ईयर 19-20 के। समझ आया है भैया, जिस साल एग्जाम हो उससे पहले की 31 मार्च, जिस साल एग्जाम हो उससे पहले की बच्चों कौन सी मार्च, जिस साल एग्जाम हो उससे पहले की 31 मार्च आपकी कहलाती है प्रीवियस ईयर। उस साल के पहले की 31 मार्च बच्चों आपकी क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। और वो उसका कंप्यूटेशन करते हो असेसमेंट ईयर में। फिर रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम कब हमारे, नवंबर 2021 या जून 2021 या दिसंबर 2021। बेटा इसका पिछला साल खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2021। तो 20-21 में आप खूब कमाओ,
खूब कमाओ, कमाने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स दो। कब दो? अगले साल। अगले साल यानी असेसमेंट ईयर 21-22। साथ में गवर्नमेंट को भी टैक्स दो, मेरे को भी मेरी कंसल्टेंसी दो। क्या 20-21 में दोगे क्या? कैसे दोगे? 20-21 का डाटा ही नहीं, 21-22 में दोगे ना, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स 21-22 में दो, कंसल्टेंट को भी अपनी फीस 21-22 में दो। प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम कमाई जाए, असेसमेंट ईयर जिसमें कमाई गई इनकम पर, लास्ट ईयर की कमाई गई इनकम पर टैक्स दिया जाए। ठीक, तो आज ये था मेरा बच्चा प्रीवियस ईयर, और बेटा क्या था? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और क्या है? असेसमेंट ईयर। हमारे लिए कौन सा फाइनेंस असेसमेंट ईयर अप्लीकेबल है? 21-22। प्रीवियस ईयर कौन सा अप्लीकेबल है? 20-21। फाइनेंस एक्ट कौन सा अप्लीकेबल है बच्चों? 2000। फाइनेंस एक्ट कौन सा अप्लीकेबल? 2020। ठीक है, चलो ठीक। अब कल इसके बाद अगला सेशन में मैं पढ़ाऊंगी टैक्स। 7 लोग देते हैं, हर इंसान के टैक्स रेट अलग अलग है। हाँ बच्चा, हर इंसान का टैक्स रेट अलग अलग है। कल मैं बताऊंगी, जब आप फाइनेंस एक्ट 2020 में डील कर रहे हो ना, तो 2020 के साथ 2019 का मोदी जी ने कहा आपकी जो मर्जी हो ना, 19 के भी टैक्स रेट को लगाते हुए फॉलो कर सकते हो, सब्जेक्टेड टू कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब क्यों हम बैठे 20 में, तो 20 को फॉलो करें ना। मोदी जी ने फाइनेंस एक्ट में कहा आप चाहो तो 2020 के रेट लगाओ, आप चाहो तो 19 के रेट लगाओ, ऑप्शन दिया। क्या होता है, कैसे होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। इंडिविजुअल कौन से रेट से टैक्स देता है, एचएफ कौन से रेट टैक्स देता है, फार्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी और एजेपी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी कौन कौन से रेट से टैक्स देती है और कितना टैक्स देती है। क्योंकि हमारी कंट्री बच्चा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के हर बंदे पर एक जैसा टैक्स नहीं लगा सकते। जो बिलो द मिडिल क्लास होता है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते। अपर मिडिल क्लास होता है बहुत थोड़ा ज्यादा ही टैक्स लगाते हैं, मिडिल क्लास होता है ठीक ठाक टैक्स लगाते हैं, हायर क्लास होता है और ज्यादा टैक्स लगाते हैं, अपर हायर क्लास होता है या सुप्रीम क्लास होता है तो थोड़ा थोड़ा टैक्स हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर का टैक्स सिस्टम ऐसा बनाया गया कि लोअर क्लास नो टैक्स, मिडिल क्लास थोड़ा सा टैक्स, अपर मिडिल थोड़ा और टैक्स, हायर क्लास थोड़ा और टैक्स, सुप्रीम अपर हायर या सुप्रीम हायर और ज्यादा टैक्स देगा। अब कैसे कैसे टैक्स होगा वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक बच्चों, ठीक, हैव अ नाइस डे। आपके पास 3 व्यूज अवेलेबल हैं, 3 व्यूज देख लो। ठीक है, ठीक। और बच्चा एक चीज और है, जब भी मैं पढ़ाऊं उसके साथ नोटबुक हाथ में जरूर रखा करो। ठीक है, जो चीज आपको लिखनी हो और मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ, आपके नोट्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर बोल दो तो हम आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवा देंगे। साथ में सॉफ्ट कॉपी दीपशिखा के टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। ठीक, मैं आपको लिंक ऐप पर, यूट्यूब पर दीपशिखा टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाए। ठीक बच्चों, बाय।